हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे DLED प्रथम सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान, जो कि 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और इसके लिए आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 1 घंटे का समय, और ये 25 नंबर का पूर्णांक आपको इस पेपर से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्णांक 25 नंबर का होगा और समय आपको मिलेगा सिर्फ 1 घंटे इसको करने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए रहते हैं, उनको पढ़ लेना है। सबसे पहले सभी प्रश्न जो हैं करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक जो होते हैं प्रश्न के सम्मुख दिए गए होते हैं। इस प्रश्न पत्र के 3 प्रकार के होते हैं। ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। पहला आपका बहुविकल्पी टाइप है, दूसरा अति लघु उत्तरीय है, तीसरा है लघु उत्तरीय। और अगर हम बात करते हैं बहुविकल्पी की तो इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक ही विकल्प सही रहेगा और सही विकल्प को छांट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में यानी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने के लिए आपको जो उसका आंसर देंगे 33 शब्दों में उसका आंसर देना होगा, और जबकि जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे उसको करने के लिए उसका उत्तर आप 50 शब्दों में देंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होगा उसी को करेंगे, और जो क्वेश्चन होगा उसको हम इसमें नहीं कराएंगे क्योंकि हम ये पेपर देख रहे हैं, पेपर किस प्रकार से पूछा गया था। यदि आप चाहेंगे कि पेपर को पूरा सोल्यूशन मिले तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो हम आपको पूरा सोल्यूशन इस पेपर का प्रोवाइड करा देंगे इसी चैनल पे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में, या इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखेंगे जो कोशिका भित्ति होती है सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है कि यौगिक का उदाहरण है। पहला है वायु, दूसरा है धुआं, तीसरा है चीनी और चौथा है चीनी का विलयन। तो ध्यान में रखेंगे ये तो आपका विलयन हो जाता है। वायु हमारा मिश्रण होता है, जबकि हमारा चीनी क्या है? एक यौगिक होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे चीनी हमारा क्या है, इसका सूत्र क्या है? C12H22O11, ये चीनी का सूत्र होता है, उसको भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको ग्लूकोज से पूछता है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के बाद पेड़ पौधे बनाते हैं भोजन के रूप में। अगला प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन की बात कर रहा है। कायिक प्रवर्धन संभव होता है किसमें? जड़ में होता है, तने में होता है, पत्ती में होता है, या इन सभी में। तो कायिक प्रवर्धन का काम क्या है कि या तो हम जड़ से भी पौधे बना सकते हैं, उसके तने से काट करके एक नया पौधा बना सकते हैं, पत्तियों द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे कि आपने पतरचट्टा का पौधा देखा है, जो अजूबा का पौधा होता है, पत्ती द्वारा यहाँ पे भी कायिक प्रवर्धन होता है। एक तो आप सुनेंगे मुकुलन। तो मुकुलन में क्या होता है, कोई जो जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा का जो पार्ट क्या शरीर कट करके 2 अलग भागों में विकसित हो जाता है, इसी को कहते हैं मुकुलन। आप देखते हैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हाइड्रा ही रहेगा, क्योंकि हाइड्रा का आप अगर 2 भागों में स्टारफिश भी होती है, स्टारफिश की बात करते हैं, तो उसका अगर एक पार्ट काट देंगे तो दूसरा पार्ट भी उस प्रकार से एक सेम टू सेम जो जीव होगा उसी प्रकार से बन जाएगा। तो उसको हम कहते हैं, या तो इंग्लिश में एक नया उसको शब्द दिया जाता है पुनरुद्ध भवन हिंदी में कहते हैं, या इंग्लिश में रीजनरेशन। रीजनरेशन की क्वालिटी है एक आपको एलिगेटर नहीं, जो आपका जो छोटी छिपकलियाँ होती हैं इनके में पाया जाता है, क्योंकि जब इसकी पूँछ कट जाती है कुछ दिन के बाद देखेंगे इसकी पुनः वही पूँछ आ जाती है। तो इसी को हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं या रीजनरेशन कहते हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कहाँ पाया जाता है? जो हमारा यकृत होता है, यकृत की बात करते हैं, या इसको हम लीवर कहते हैं। लीवर में हमारा सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की गुण पाया जाता है, यानी कि रीजनरेशन। अगर हमारा कहीं पे थोड़ा सा डैमेज हो गया है लीवर, तो अपने आप को सही कर लेता है उसको। तो इसी को कहते हैं पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन कहते हैं। सबसे बेस्ट हमारे शरीर में यही होता है कि अगर थोड़ा सा डैमेज भी हो गया तो ये अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेगा, उसको सही कर लेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन दे रखा है, सेकंड दे रखा है, किलोग्राम दे रखा है, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से
इसका आंसर बच्चा बता सकता है, क्योंकि न्यूटन आपको यहाँ पे बल का मात्रक है, सेकंड आपको सेकंड समय का मात्रक दिखेगा और किलोग्राम आपका भार का मात्रक होता है। तो इस प्रकार से आप तीनों यहाँ पे बता सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती है, किसमें संयुक्त पत्ती पाई जाती है? आम में पाई जाती है, अमरूद में पाई जाती है या नींबू में पाई जाती है? इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखेंगे संयुक्त पत्ती आम में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अति लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पौधों की पत्तियों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण दीजिए। तो ध्यान में रखेंगे, इसको मैं बता ही देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है CO2 से, और जल के साथ जब हमारा प्रकाश के लिए चाहिए HNO, और ये क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमको पता है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और जब इनको जड़ों से जल मिलता है तो ये बनाते हैं अपना भोजन C6H12O6 के रूप में, ठीक है। और उसके साथ ये अपना एक और गैस निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, O2। ऑक्सीजन गैस इनके लिए अपशिष्ट होता है, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे लिए प्राणवायु गैस होती है। तो पेड़ पौधे अपने श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और जल से रिएक्शन करते हैं, बनाते हैं ग्लूकोज इनके लिए भोजन का काम होता है पेड़ पौधों के लिए। और ये अगर ये ज़्यादा भोजन बना लेते हैं तो इसी भोजन को स्टार्च के रूप में एकत्रित करते हैं। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में एकत्रित करते हैं। एग्ज़ाम में पूछा गया है तो उसको ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड से जल से रिएक्शन किया, किसके? प्रकाश के उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बना के लिया, ग्लूकोज बना लिया। और ऑक्सीजन इनके लिए कोई उपयोगी नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए प्राणवायु गैस होती है। तो इसलिए अगर कभी कभी पूछा जाता है कि पेड़ पौधे जो अपशिष्ट चीज़ बनाते हैं उसको क्या नाम देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन यहाँ पे बनता है, ध्यान में रखना, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनता है। ये हमारा जो जल के अणु आते हैं, जल के अणु से ऑक्सीजन यहाँ पे निकलता है। अगला प्रश्न है कि पूछा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी तो आपका वही होगा जो पूरी दूरी को तय करेगा, दूरी कहलाएगा। पहली प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम पॉइंट पे जितना दूरी रहेगा वो दूरी कहलाता है। लेकिन जो विस्थापन होता है प्रारंभिक पॉइंट से और अंतिम पॉइंट से जब हम मिलाएंगे तो हमारा विस्थापन कहलाता है। इसलिए विस्थापन हमारा शून्य भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन हमारा धनात्मक भी हो सकता है। तो विस्थापन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि चाहे विस्थापन आपका शून्य भी कभी देखने को मिलेगा, कभी कभी इसी पॉइंट से चला फिर घूम करके इस पॉइंट पे आ गया तो विस्थापन क्या होगा? शून्य हो गया। अगर इस पॉइंट से चला यहाँ पे पहुँचा तो विस्थापन पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक मिला देंगे, विस्थापन कहलाता है। लेकिन जो दूरी होती है, जितना चक्कर लगाता हो वो हमारी दूरी कहलाती है। तो ये दोनों अंतर होता है विस्थापन और दूरी में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से। पूछ रहा है पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पुष्प के 4 भाग कौन से होते हैं? जब मान लीजिए आपका गुड़हल का फूल है, ये डकार आता है, इसमें पंखुड़ियाँ जो निकलती हैं, और एक क्या होता है, पंखुड़ियों के ऊपर इस प्रकार से वर्तिकाग्र निकलता है जिसपे क्या होती है, छोटे छोटे दाने रहते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको बोलेंगे हम पुमंग बोलते हैं या पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर होता है। एक आपका नीचे देखने को मिलेगा, उसको स्त्री केसर बोलते हैं, स्त्री केसर होता है। दो तो एक पुरुषों के भाग हो जाते हैं, एक मादा का भाग हो जाता है, और एक आपको जो ये कवर ग्रीन कलर से ढका होता है उसको हम दल पुंज बोलते हैं। क्या है? दल पुंज बोलते हैं। उसके बाद या उसको बाह्य दल बोलते हैं, और उसके बाद ये दल पुंज हो जाता है। तो बाह्य दल ये हो जाता है बाहर वाला, और ये जो पंखुड़ियाँ निकली होती है पंखुड़ियों को हम दल पुंज कह देते हैं। इस प्रकार से 4 भाग होते हैं। 4 भागों को आसानी से पढ़ लीजिएगा। पुष्प के 4 भागों के नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 स्त्री, एक मादा स्त्री का, एक दलपुंज और बाह्यपुंज। इस प्रकार से 4 पार्ट इसके होते हैं। पत्ती का जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करने जाइएगा तो पत्ती के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं और प्रमुख भागों के नाम लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होता है? तो 10⁻⁻12 पिकोमीटर होता है, आपको ध्यान में रखना है। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अगर हम बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, आपको देख लेना है क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? पृथक्करण की किन्हीं 4 विधियों के
नाम लिखिए। जैसे कि पृथक करने के लिए आपको कौन कौन सी विधि अपनाते हैं। आप जैसे कि देखते हैं कि थ्रेसर में करके दानों को अलग करते हैं, दाने अलग कर लेते हैं, भूसा अलग हो जाता है, ये भी एक तरीके से पृथक्करण विधि होता है। कुछ हम चाल के अलग करते हैं, कुछ छान के हम अलग कर लेते हैं, कुछ ओसा के अलग कर लेते हैं, कुछ चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कर लेते हैं, कुछ हम फेन प्लवन द्वारा कर ले सकते हैं। इस प्रकार से कई विधियाँ होती हैं पृथक्करण की। तो जो भी निथारना होता है, ओसाना होता है, ये सब जो विधियाँ हैं इसके बारे में लिख लीजिएगा। और 4 प्रमुख विधियों के नाम लिखने हैं, 4 प्रमुख विधियों के बारे में बताना होगा। अगला प्रश्न है कि भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों के उदाहरण के रूप में लिखिए। तो मूसला जड़ का जो रूपांतरण होता है किस में होता है, कैसे होता है, भोजन का एकत्रित करने हेतु कैसे होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है कि कायिकी प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। पत्तियों द्वारा कायिकी प्रवर्धन के उदाहरण बताइए। तो कायिकी प्रवर्धन जैसे कि किसी टहनी को काट करके हम क्या करते हैं, एक अलग पौधा बना लेते हैं, उसको गाड़ देते हैं, एक नया पौधा का जन्म होता है। जैसे गुलाब है, अड़हुल है, क्या नाम है उसको बोलते हैं, गुलाब है आपका, और गुड़हल होता है। गुड़हल के पौधे से आपका यहाँ पे कायिकी प्रवर्धन होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है पत्तियों द्वारा किस में होता है कायिकी प्रवर्धन। तो आपने देखा अजूबा का एक पौधा होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा भी कहते हैं। तो इसमें भी आपका कायिकी प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिकी प्रवर्धन यहाँ पूछा गया है, तो आप पत्ती वाला लिखेंगे और इस प्रकार से इसके बारे में बता पाएंगे आसानी से। अगला प्रश्न 15वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किस वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो रेखीय संवेग की बात कर रहा है, कब ये संरक्षित होता है इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है तत्व तथा यौगिक में अंतर। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है, बोरान है, ये सब क्या है, सब दोस्तों ये हमारे तत्व कहलाते हैं। जब 2 तत्व मिलते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं यौगिक बनता है। जैसे कि NaCl, H2O, ठीक है। चीनी का सूत्र होता है C6H12, सॉरी चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11 होता है, ये हमारे यौगिक होता है। तो तत्व हमारे क्या होते हैं जो कि सिंगल रूप में अपना स्वतंत्र रहते हैं, उसको हम तत्व कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, तत्व। लेकिन जब इनको एक तरीके से हम एक साथ मिला देते हैं तो हमारा यौगिक बनता है। लेकिन आप साइंस की लैंग्वेज उसको याद करिएगा। एक तरीके से मैंने इसको समझा दिया कैसे होता है, और मैं यहाँ पे पेपर नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर में। इसलिए अगर आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है, दोलन तथा कंपन गति के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो दोलन गति कैसे कहते हैं। मान लीजिए पेंडुलम होता है, पेंडुलम को छोड़ दीजिए तो ये आगे पीछे घूमता रहता है, इसी को कहते हैं दोलन गति। और इसमें आयाम होता है, आवृत्ति होती है, इसके बारे में जानकारी होती है। तो फिलहाल ये दोलन और कंपन गति क्या होती है। कंपन क्या होता है, इससे ऊपर नीचे जब रेखाएँ चलती हैं कंपन करती हैं, ये कंपन गति होता है, जिसपे तरंग जैसे कि तरंग चलती है उस प्रकार से इसमें होता है। तो कंपन में आपका देखने को मिलता है ऊपर नीचे, और जबकि दोलन इस प्रकार से होती है। तो दोनों कंपन और दोलन गति के बारे में आप समझ लीजिए किस में होता है, इसके उदाहरण भी बताना है। जैसे कि स्प्रिंग में छोड़ देंगे तो उसमें कंपन होता है, और दोलन की बात करते हैं तो एक जो घड़ी होती है, घड़ी की पेंडुलम जो घूमती रहती है वो दोलन। या झूला हमारा जो होता है, झूला भी इस तरह से मूव करता रहता है, तो झूला भी हमारा दोलन गति का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है कि बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको सीधे यहाँ पे चित्र बना लेना है। तो इसके बारे में आपको चित्र बना के इसका समझ लेना कैसे होता है। प्लस आपको चित्र किसका बनाना है, पत्ती का और फूल का। इन 3 चीज़ का आपको चित्र जरूर याद कर लेना है जब भी आप साइंस का पेपर देने जाए फर्स्ट ईयर का। ये सब प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आपका चैप्टर यहीं पे आपका जो क्वेश्चन आंसर था यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।